अगर बात करें एनिमल टिश्यू की, तो ये जो एनिमल टिश्यू है एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के पोर्शन में से डिलीट कर दिया गया है। हालांकि अगर नीट की बात करें तो नीट के सिलेबस में आपको दिख जाएगा एनिमल टिश्यू है। हाँ, हालांकि वहाँ पे डिटेल में नहीं दिया है, इपिथेलियल कनेक्टिव ये सब नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पे एनिमल टिश्यू का पोर्शन दिया गया है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करें। इन अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा कर देता है। तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी से इसको एसोसिएट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आती हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। इसके इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? मोनेरा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोस्ट प्रोटिस्टा, मोस्ट प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इसके अंदर आते हैं। इसमें ये है कि ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है जो कि इसके लिए ज़रूरी है। तो सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल, ठीक है, ऑल बेसिक फंक्शन, ऐसे आप बोल सकते हो, ऑल बेसिक फंक्शन। तो जितने भी बेसिक फंक्शन है केवल और केवल एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, इसके अलावा रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शन एक सेल ही परफॉर्म कर सकता है। बट अगर मल्टी सेलर की बात करें तो यही सारे जो फंक्शन हैं इसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं मल्टी सेलर के केस में। अगर हम मल्टी सेलर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल हैं। तो यहाँ पे सेम फंक्शन आर carried by different ग्रुप ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या फिर करवाते हैं, मतलब करते हैं। ठीक है, तो ये है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये चीजें दिया गया है एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में। आगे बढ़े, बात करें, ये गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब बात करेंगे सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बीच थोड़ा सा डिफरेंस जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो ये एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स है हाइड्रा। अब ये जो हाइड्रा है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं इनमें एक एक सेल के भी 1000 सेल हैं। दैट मीन्स ये जो डिफरेंट टाइप के सेल हैं इनके भी एक एक सेल के 1000 सेल हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट हैं, तो ये कहने का मतलब है। बट अगर एक ह्यूमन की बात करें जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके पास है बिलियंस ऑफ सेल। ये किसका बना है, मतलब कितने सेल का बना है, कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल्स। हालांकि जो एनसीईआरटी में दिया है बिलियंस ऑफ सेल है, अगर आप एक्चुअली बात करें तो ये ट्रिलियंस में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको भी चाहो तो याद रख सकते हो। तो ये हो गया कंपेयर सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में क्या है,
थोड़ा सेल का जो नंबर है कम है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन की। टिश्यू क्या है उसकी बात करते हैं। टिश्यू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टिश्यू का डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग इसको डिकोड करेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल्स along with intercellular substance perform a common function। जो क्या परफॉर्म करेंगे, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं फिगर से। ये क्या है, सेल है, सिमिलर सेल है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ये कुछ सेल हैं और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। ये आपका है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। ठीक है, और ये जो है ये आपके सेल्स हैं। और सेल्स जो हैं वो होने चाहिए कॉमन इन ओरिजिन। क्या होने चाहिए, कॉमन इन ओरिजिन। इनका ओरिजिन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्या मतलब है, मतलब ये है अगर ये मीजोडर्म से डेराइव्ड है तो सभी सेल किससे डेराइव होनी चाहिए, मीजोडर्म से। अगर एक्टोडर्म है तो सभी सेल किससे डेराइव होनी चाहिए, एक्टोडर्म से। तो कहने का मतलब ये है। तो अब हम टिश्यू किसको बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है इसको हम इंक्लूड करके इसके डिफिनेशन में बोलेंगे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये है टिश्यू। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और स्पेसिफिक पैटर्न में आके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं टिश्यू। अब टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है, हम सबको पता है। बट कैसे बन जाता है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आके और स्पेसिफिक पैटर्न में बना आके। ठीक है, तो ये बना देते हैं कंबाइन होके किसमें, एक स्पेसिफिक पोर्शन, प्रोपोर्शन में आके। ठीक है, प्रोपोर्शन में आके, इसको मिटा के फिर से लिख देना, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आके पोर्शन एंड पैटर्न में आके ये क्या बना देते हैं, टिश्यू, सॉरी ऑर्गन बना देते हैं। तो ये बना देंगे आपका ऑर्गन, बना देंगे, ये ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन में आप लिख सकते हैं जैसे स्टमक है, स्टमक हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन हो जाएंगे। तो टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। और ऑर्गन फिर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जब कई सारे ऑर्गन मिलके एक स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कई सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि आपका है स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और ये सब मिलके क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं ना, लाइक डाइजेशन। तो डाइजेशन कर रहे हैं तो वो बना लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि टिश्यू क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। फिर ऑर्गन क्या करेंगे, जो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे और बना लेंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट की। ठीक है,
अब ये जो टिश्यू हैं ये मेनली 4 टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है, एक पॉइंट और छूट रहा है, पहले इसको कवर कर लेते हैं फिर इसको लिखते हैं। एक पॉइंट और छूट रहा है, ठीक है। इसमें दिया है डिवीजन ऑफ लेब्योर। डिवीजन ऑफ लेब्योर का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ लेब्योर, तो इसमें ये भी लिखा है कि सेल के बेसिस पे यानी सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या देखा जाता है? डिवीजन ऑफ लेब्योर देखा जाता है, यानी काम का बंटवारा देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सेल के बारे में कुछ पता है, एक आइडिया है, तो आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल के मतलब सेल के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल का मेम्ब्रेन क्या है, उसका एक अलग फंक्शन है। उसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसका अलग फंक्शन है। ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका अलग फंक्शन है। तो क्या है, सेल के अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ लेब्योर है, मतलब काम का बंटवारा है। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ऐसे ही टिश्यू टिश्यू में भी देखा जाता है, ऑर्गन में भी देखा जाता है, ऑर्गन सिस्टम में भी। टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू है, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन है, रिलैक्सेशन देखा जा रहा है। इपीथेलियल टिश्यू है, लाइनिंग बना रही है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है और क्या कर रहे हैं, लिंकिंग एंड सपोर्ट का काम कर रही है। तो अलग अलग टिश्यू का अलग अलग काम है, ठीक है। ऑर्गन का भी ऐसे है, डाइजेशन के लिए अलग है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। बट रेस्पायरेशन के लिए क्या है आपके पास, लंग्स है, यानी ब्रीदिंग के लिए लंग्स है। तो अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। पहला है इपीथेलियल, मेनली 4 तरह के होते हैं, इपीथेलियल। दूसरा है कनेक्टिव कनेक्टिव एंड तीसरा है मस्कुलर और चौथा है आपका न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, तो 4 तरह के टिश्यू एनिमल टिश्यू होते हैं। पहला है इपीथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव एंड तीसरा है मस्कुलर एंड चौथा है न्यूरल टिश्यू। तो वन बाय वन हम लोग डिटेल में एक एक टिश्यू को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं इपीथेलियल टिश्यू पे। अगर बात करें इपीथेलियल टिश्यू की, तो इसको हम लोग इपीथेलियम भी बुलाते हैं, ठीक है। कॉमनली नोन एज एपीथेलियम, तो इसको हम लोग इपीथेलियम भी बुला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके जो सेल होते हैं ना, बहुत क्लोज होते हैं। ये मान लो एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये चौथा है। तो ये जो सेल होते हैं ना, इसके बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो लिख सकते हैं सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब सेल क्या है, बहुत नजदीक नजदीक है, उनके बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम है। कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर सबस्टेंस। जो सबस्टेंस है इसमें क्या है, बहुत कम कम है, ठीक है। इसके जो बीच में थोड़ा बहुत सबस्टेंस भी है लेकिन बहुत कम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो सेल हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और लिटिल इंटरसेलुलर सबस्टेंस होता है। इसके अलावा और पॉइंट की बात करें तो इसका जो अपर सरफेस है ना, ये ऊपर वाला सरफेस अगर आपको दिख रहा है ये फिगर में, ये जो अपर वाला सरफेस है, ये अपर वाला जो सरफेस है वो फ्री होता है। तो हैज फ्री सरफेस, तो इनका जो ऊपर वाला सरफेस है क्या है, फ्री है। और जो फ्री सरफेस है, या ये किसी लिक्विड को फेस करेगा या फिर किसी आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा, हैज फ्री सरफेस। तो ये जो सरफेस है, सरफेस फेस्ड
दो चीजों को ये फेस कर सकता है, या तो बॉडी फ्लूइड या फिर आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा। ठीक है, तो जैसे ये आउटर सरफेस है, ये बाहर वाला जो सरफेस है, ये बाहर वाला जो सरफेस है, ये किसको फेस करेगा? या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा। कैसे करेगा अभी हम लोग थोड़ा और जब डिटेल में जाएंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करें ये क्या बनाता है। ये फॉर्म करता है कवरिंग, किसी चीज को कवर करेगा या फिर या बनाएगा लाइनिंग, बनाएगा किसी चीज की लाइनिंग बनाएगा। ठीक है, ये दो इपीथीलियल का दो काम है, या तो किसी चीज की कवरिंग करेंगे या फिर किसी चीज की लाइनिंग बनाएंगे। तो ये हो गया 5 पॉइंट जो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है एपिथेलियम, हम इसको कॉमनली बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके जो सेल हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इनका जो सरफेस है फ्री होता है, और जो फ्री सरफेस है दो चीजों को फेस कर सकता है, या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटर इन्वायरमेंट को। ठीक है, इसके अलावा ये क्या बनाते हैं, या फिर किसी चीज की कवरिंग बनाएंगे या फिर लाइनिंग बनाएंगे। तो आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टाइप की। तो ये दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, पहला है सिंपल इपीथेलियम और दूसरा है कंपाउंड इपीथेलियम। ठीक है, तो ये इपीथेलियम को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है सिंपल इपीथेलियम और दूसरा है कंपाउंड इपीथेलियम। ठीक है, सिंपल इपीथेलियम की बात करें तो इसके पास केवल और केवल सिंगल लेयर होता है, हैज ओनली वन लेयर। तो इसके पास क्या होगा, केवल और केवल एक लेयर होगा, कुछ इस तरीके से। तो इनके पास केवल और केवल सिंगल लेयर होता है सिंपल एपिथेलियम के पास। बट कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो टू और मोर देन टू लेयर प्रेजेंट। तो दो या दो से अधिक लेयर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से। एक लेयर ये हो जाएगा, ठीक है, और एक लेयर ये हो जाएगा। दो या दो से अधिक लेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, एक लेयर और बना देते हैं तो ये हो जाएंगे आपके कंपाउंड इपीथेलियम। ठीक है, ओके। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है, फंक्शन के पहले एक चीज और डिस्कस कर लें उसके बाद फंक्शन करते हैं। ये क्या बनाएंगे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्म करेंगे लाइनिंग, ये बनाएंगे आपकी लाइनिंग, लाइनिंग बनाएंगे, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटीज। ठीक है, डक्ट या फिर ट्यूब्स की लाइनिंग बनाएंगे, और ये क्या करेंगे, कवरिंग करेंगे, यानी कवर करेंगे, किसी भी चीज को कवर करेंगे। सिंपल इपीथेलियम लाइनिंग बनाएंगे, किसकी लाइनिंग बनाएंगे, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की बना सकते हैं, डक्ट की बना सकते हैं, ट्यूब की बना सकते हैं। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम ये क्या करेंगे, किसी चीज को कवर करेंगे, कवरिंग बनाएंगे। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन है सिंपल एपिथेलियम का, ये आपका डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन। ठीक है, इसके अलावा सिक्रीशन, सिक्रीशन, सिक्रीशन भी हो सकता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये है सिंपल इपीथेलियम के फंक्शन। क्या क्या हो सकते हैं, डिफ्यूजन में ये क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, फिल्टरेशन में, सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। बट अगर कंपाउंड इपीथेलियम की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है ये है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये। किस तरीके का प्रोटेक्शन, मैकेनिकल या फिर केमिकल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कराते हैं।
तो ये हो गया सिंपल एंड कंपाउंड के बीच में एक डिफरेंस क्या है, एंड दोनों के बारे में हम लोगों ने कर लिया। तो ठीक है, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, जो सिंपल इपीथीलियम है, सिंपल इपीथीलियम है, उसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसका डिवीजन कर सकते हैं। पहला है स्क्वैमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, दूसरा है आपका क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, और तीसरा है कॉलमनार। ठीक है, तो सिंपल इपीथीलियम को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंट टिश्यू में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं इसका, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे जो स्क्वेमस है वो आपको ऐसे कुछ फ्लैट दिखेगा, फ्लैट। ठीक है, वहीं जो क्यूबॉइडल है ये क्यूब शेप का दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको क्यूब की तरह दिखेगा, और ये जो कॉलमनार है ये कॉलम की तरह दिखेगा कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। अब आते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अगर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो इनके जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, हैज फ्लैटेंड सेल, फ्लैटेंड सेल। ठीक है, फ्लैटेंड सेल होते हैं, इसका जो सेल होता है वो फ्लैट होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे फ्लैट होता है, पतले पतले होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फ्लैट होते हैं, और इनका जो बाउंड्री होता है, ये जो बाउंड्री है ये क्या है, इरेगुलर बाउंड्रीज। इसके अलावा मेक्स इरेगुलर बाउंड्रीज, तो इरेगुलर बाउंड्रीज ये बनाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो इनका जो मेन फंक्शन है ना, इनका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से आने से पहले एक पॉइंट और इसके बारे में आप नोट कर लो, इनको हम पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। अब पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे लगते हैं ना कि टाइल, फ्लोर पे क्या बिछी है, टाइल बिछी हुई है। ये मान लीजिए फ्लोर है, इस पे कुछ टाइल ऐसे ऐसे लगा है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं पेवमेंट, पेवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेवमेंट, बिकॉज इट लुक्स लाइक, लुक्स लाइक फ्लोर, फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर की तरह दिखते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। बात आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके फंक्शन की। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा फिल्टरेशन, फिल्टरेशन भी ये करवा सकते हैं। तो मेन काम है इसका डिफ्यूजन, इसके अलावा फिल्टरेशन भी ये परफॉर्म करते हैं। देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कोई चीज डिफ्यूज होके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगी, कब जाएगी, जब कोई चीज बहुत ही क्या है, पतला है, कोई चीज पतला है तभी तो इसके अंदर से आसानी से कोई चीज डिफ्यूज होके चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं। अब ये कहाँ पे देखे जाते हैं, इनका लोकेशन कहाँ है, इनका लोकेशन है आपका एल वियोलाई। ठीक है, पहला है ब्लड कैपलरीज, ब्लड कैपलरीज। ठीक है, ब्लड कैपलरीज है, ये है आई, ब्लड कैपलरीज है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिख लो बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल।
ठीक है, तो ये इसके लोकेशन है। दैट मीन्स एल्वोलाई के अंदर क्या पाए जाएंगे, सिंपल स्क्वेमस की लेयर पाई जाएगी। ब्लड कैपलरीज के अंदर सिंपल स्क्वेमस की एक तरीके से लाइनिंग होगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर और बोमन्स कैप्सूल के कैप्सूल में भी इसका क्या होगा, लेयर होगा। तो ये इसके 4 लोकेशन है जहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम प्रेजेंट है। आप फिगर में भी एक बार देख सकते हैं, ये आपका है एल्वियोलाई, ये आपका है एल्वियोलाई ये, ठीक है। तो एल्वियोलाई का जो ये लेयर है, ये जो लेयर है, ये जिसपे मैं ये जो रेड वाला लेयर है, ये वाला लेयर, ये जो रेड वाला लेयर है, रेड, इसके जस्ट ऊपर वाला लेयर ये, तो ये क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस का ही बना होता है। इसके अलावा जो ब्लड होता है, ब्लड कैपलरीज, तो आपको ये ब्लड कैपलरीज दिख रही हैं, तो ब्लड कैपलरीज का ये जो ये लेयर है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई हैव टू चेंज द कलर फर्स्ट, ठीक है। तो इसी को बना देते हैं। तो ये जो है ना, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो लेयर है, ये आपका है ब्लड कैपलरीज का जो लेयर है, इसको बोलते हैं हम, ये सिंपल स्क्वेमस का ही बना है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। तो एंडोथीलियम किसका बना है, सिंपल स्क्वेमस का ही बना है, लेकिन यहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक नाम हम यूज कर लेते हैं इन द केस ऑफ ब्लड कैपलरीज, तो इसको बुलाते हैं हम एंडोथीलियम, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे बोमन कैप्सूल की। ये है आपका बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल का जो ये बाहर वाला लेयर है, ये वाला, ये जो बाहर वाला लेयर है ना, इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। तो ये पैराइटल लेयर में भी आपको सिंपल स्क्वेमस मिल जाएगा, ये है आपका सिंपल स्क्वेमस। अंदर का लेयर भी सिंपल स्क्वेमस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है ना, तो इसीलिए हम केवल अभी फिलहाल बाहर ही लेयर को मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंपल स्क्वेमस। अब ये बोमन कैप्सूल क्या है, किसका पार्ट है, तो इस पे भी अभी आएंगे। नेफ्रॉन का पार्ट है, इसका आगे इमेज में आपको दिखाऊंगा, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, सिंपल स्क्वेमस। तो सिंपल स्क्वेमस को एक बार मैं फिर से क्विक रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसके जो सेल है ना, फ्लैट होते हैं, फ्लैट फ्लैट एकदम सीधे होते हैं, और ये इरेगुलर बाउंड्रीज बनाते हैं। इसके अलावा इनको पेवमेंट इपिथेलियम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे लगते हैं कि किसी फ्लोर पे टाइल बिछी है, इसीलिए। इनका मेन काम डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। लोकेशन इनका आपको एल्वोलाई के अंदर, ब्लड कैपलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और बोमन कैप्सूल के अंदर दिख जाता है, मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इमेज भी दिखा दिया हूँ। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम की। तो हम लोगों ने सिंपल इपिथेलियम स्टार्ट किया है। सिंपल इपिथेलियम में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, स्क्वेमस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है, जो क्यूब की तरह, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा था, क्यूब था, क्यूबिकल था। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ तो यही हो जाएगा कि यहाँ पे जो लेयर है, सिंगल लेयर है, और ये जो सेल हैं वो क्यूबिकल हैं, ठीक है, क्यूबिकल हैं, ये क्यूबिकल हैं। तो सिंगल लेयर जो कि, या तो आप डायरेक्ट ले लो सिंगल क्यूबिकल लेयर, सिंगल क्यूबिकल लेयर यहाँ पे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है प्रेजेंट होगा सेंटर में। इनका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, तो सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। अब थोड़ा और बात करें, अगर सिंपल क्यूबॉइडल की बात करें, तो इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे,
ठीक है। जो सरफेस है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, अभी जब इमेज बनाऊंगा ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सपोज ये क्या है, अभी ये सिंपल है, सिंपल क्यूबॉइडल, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और एक है कि क्यूबॉइडल ही है लेकिन यहाँ पे कुछ इसके सरफेस पे मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ इस तरीके से क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया, और ये ब्रश बॉर्डर बन गया। क्या बन गया, ब्रश बॉर्डर। इसको हम माइक्रोबिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और हो सकता है, ये आपका एक लेयर है जो कि क्यूबिकल लेयर है, इस पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। तो ये सब है सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल ही हैं लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है इनके लेयर्स में। तो एक तो सिंपल हो सकते हैं, एक में हो सकता है ब्रश बॉर्डर हो सकते हैं जिसको हम माइक्रोबिलाई भी बोल सकते हैं, एक हो सकते हैं सीलिएटेड, ठीक है। इनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो इनका दो मेन फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो इसका भी दो ही काम है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, चीजों को एब्जॉर्ब करना, एंड सिक्रीशन, सिक्रीट करना। और सीलिएटेड की बात करें तो इसका काम है मूवमेंट प्रोवाइड कराना, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस का क्या करना, मूवमेंट प्रोवाइड कराना। तो सिंपल क्यूबॉइडल में, सिंपल क्यूबॉइडल का जो अपर लेयर है उस पर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है। अगर मॉडिफिकेशन होके ब्रश जैसा स्ट्रक्चर बन गया या फिर इसको माइक्रोबिलाई बोलते हैं, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके अलावा सीलिया भी हो सकता है। तो इसीलिए हम सिंपल क्यूबॉइडल को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल या फिर सीलिएटेड क्यूबॉइडल, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ब्रश बॉर्डर का भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और इसका क्या होगा, सीलिया होगा ना, तो सीलिया से क्या करेंगे, सबस्टेंस का मूवमेंट करवाएंगे। अब सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये हमको मिल जाता है डीसीटी में, डीसीटी। अब डीसीटी का क्या मतलब है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, कहाँ, टिब्यूल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा टिब्यूल्स। अब ये सर डीसीटी क्या है, डीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट है। अभी आगे जस्ट इसके बाद एक स्लाइड है, वहां पे इसका इमेज लगा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डीसीटी के अलावा ये सेल कहाँ पाए जाएंगे, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड होते हैं ना उनके स्मॉलर डक्ट्स में भी ये सिंपल क्यूबॉइडल दिख जाएंगे बिना मॉडिफिकेशन वाले। अब ये जो माइक्रोबिलाई है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पीसीटी में, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ठीक है। पीसीटी क्या है, अगेन ये नेफ्रॉन का पार्ट है। अभी मैं इसको जस्ट 2 मिनट बाद इसको मैं डिस्कस कर रहे हैं इसको। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका स्मॉलर, स्मॉल ब्रैंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रैंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रैंक्यूल्स आ जाएंगी। तो स्मॉलर ब्रैंक्यूल्स में आपको क्यूबॉइडल का सीलिएटेड वाला जो मॉडिफिकेशन है वो देखने को मिल जाता है। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ नेफ्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन का क्या है, स्ट्रक्चर लगाया गया है। ये है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये प्रेजेंट होता है किडनी में, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में। इसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन करवाना। जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट रहता है और इनका काम है फिल्ट्रेशन करवाना। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो आगे का पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये जो यहाँ है पीछे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं डीसीटी। ये आपका लूप ऑफ हेनले है, इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, ये है आपका कॉमन डक्ट है ये, ठीक है।
और ये है आपका बोमन कैप्सूल। ये है आपका बोमन कैप्सूल। ये आपका बोमन कैप्सूल है। तो अभी आपको समझ में आ गया पीसीटी क्या है और डीसीटी क्या है। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हालांकि अभी एक एग्जांपल और आप इसका फिगर देख लो। जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, जो ये है, आप देख लो, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से क्या बन जाएगा, ब्रोंकाई बनेगा, प्राइमरी टर्सरी से ये सब बन के फिर ब्रोंक्यूल एंड लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल। जो ब्रोंक्यूल है ना, इसी के अंदर जो पतले वाले हैं, छोटे छोटे हैं, स्मॉलर हो गए हैं, उनके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, सीलिएटेड। आप यहाँ देख लो, सीलिएटेड, सीलिएटेड वाला क्या मिल जाएंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। आप यहाँ पे और फिगर देख सकते हो, ये है आपका पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे माइक्रोबिलाई भी हल्का फुल्का दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये आपका है डीसीटी, ये आपका डीसीटी, और डीसीटी में आपका है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का लेयर है जो कि सिंपल है, विदाउट मॉडिफिकेशन। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया सिंपल। पहले हम लोगों ने पढ़ा इपीथीलियम। इपीथीलियल में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया सिंपल एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड का हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया है। सिंपल का क्या कर दिया, फर्दर क्या कर दिया, तीन में डिवाइड कर दिया। पहला है स्क्वेमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, और तीसरा है कॉलमनार। स्क्वेमस में केवल हम लोगों ने कोई डिवीजन नहीं किया, बस केवल एक ही है, सिंपल स्क्वेमस ही है। क्यूबॉइडल में हम लोगों ने क्या किया, उसको सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, जिसको हम माइक्रोबिलाई क्यूबॉइडल बोल सकते हैं, और तीसरा है सीलिएटेड क्यूबॉइडल। ठीक है, बाकी इसका यही, ये वाला जो स्लाइड है ना, यही। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर आप पीछे से अगर एसोसिएट करके नहीं चलोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें इजी हैं। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, नेफ्रॉन का फिगर भी दिख गया। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बच गया कॉलमनार। क्या बच गया, कॉलमनार। ये आपका है सिंपल कॉलमनार। ठीक है, कॉलम एन एयर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सिंपल कॉलमनार। ठीक है, तो इसके जो सेल होंगे ना, इसके जो सेल होंगे कुछ ऐसे होंगे, लंबे 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 सेल होंगे, ऐसे कॉलम की तरह ये लंबे लंबे सेल होंगे। इनका जो सेल क्या होता है, हैव टॉल एंड सिलेंडर। सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लंबे लंबे सेल होंगे। इसका जो न्यूक्लियस है ये बेसल पार्ट में होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेसल, बेसल पोर्शन, यानी नीचे की तरफ ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो कॉलमनार है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो कि सिंपल ही है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है अभी। दूसरा है ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है,
जिसको हम माइक्रोबिलाई भी बोल सकते हैं, माइक्रोबिलाई। और तीसरा है सीलिएटेड। तो सीलिएटेड भी हो सकता है, ब्रश बॉर्डर भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। ओके, तो सिंपल में बात करें तो यहाँ पे कोई आपको सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। सॉरी, मैं इसको, ये तो आपका क्यूबॉइडल बन गया, ठीक है। तो ये आपका कॉलमनार ऐसे ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे, ये है। और वहाँ ब्रश बॉर्डर में क्या होगा, ऊपर माइक्रोबिलाई बन जाएगा, ये है माइक्रोबिलाई बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सीलिया बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है वही है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, सिक्रीशन है, ठीक है। इसका भी सेम ही है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है। और थोड़ा सा यहाँ ये है आपका मूवमेंट ही करवाएगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस का मूवमेंट ही ये करवाएगा सीलिएटेड वाला, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका स्टमक, स्टमक आ जाएगा। और ये माइक्रोबिलाई में इसमें आ जाएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसमें आ जाएंगे आपके सीलिएटेड में लार्जर, लार्जर ब्रोंकियोल आ जाएंगे, ब्रोंकियोल्स। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। फिर से आप देख लो क्यूबॉइडल में, कॉलमनर में, सिंपल कॉलमनर में जो इसके सेल्स हैं वो टॉल होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं, लंबे लंबे सेल होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा बेसल पोर्शन में, बेसल कहने का मतलब है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे। इनको भी, इनके सरफेस पे भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। एक है बिना मॉडिफिकेशन वाला जिसको हम सिंपल क्यूबॉइडल बोल रहे हैं, ये मैं चेंज कर दे रहा हूँ आपका कलर, ठीक है। एक है सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल। दूसरा है ब्रश बॉर्डर, जहाँ पे क्या बन गया, ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोबिलाई बन गया है। तीसरा है सीलिएटेड, जहाँ पे सीलिया लगे हुए हैं। अब सिंपल में इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना, इसका भी वही काम है ब्रश बॉर्डर में, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और सीलिएटेड में क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मूवमेंट करना। ये देखो सीलिया लगा, इसकी मदद से क्या करेंगे, सब्सटेंस का मूवमेंट कराएंगे एक डायरेक्शन में। इसका एग्जाम्पल स्टमक हो जाएगा सिंपल का, ब्रश बॉर्डर में स्मॉल इंटेस्टाइन, और सीलिएटेड में फैलोपियन ट्यूब और लार्ज ब्रैंकियोल्स। देखो आप इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हो, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाएं। ये मान लीजिए आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक है। तो स्टमक में अगर ये कॉलमनर वाली सेल नहीं होंगी, ठीक है, कॉलमनर वाली सेल नहीं होंगी तो इसमें HCl रिलीज होता है ना, HCl क्या करेगा, इसको ज़्यादा डैमेज कर सकता है और यहाँ पे घाव भी बन सकते हैं। तो इसीलिए अगर कॉलमनर सेल प्रेजेंट हैं तो थोड़ा बहुत अगर डैमेज होगा भी तो चीज़ें रिकवर आसानी से हो जाएंगी। वहीं अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो यहाँ पे होते हैं कॉलमनर ही होते हैं, बट माइक्रोबिलाई भी प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ताकि ये अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाए, जो फूड का डाइजेशन हो गया है उसको ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें, आसानी से एब्जॉर्ब कर लें। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे माइक्रोबिलाई वाले कॉलमनर सेल। वहीं अगर बात करें सीलिएटेड का तो ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ओवा रहता है ना, ओवा हालांकि ज़्यादा मूवमेंट दिखाता नहीं है, फिर भी स्पर्म का मूवमेंट कराना है
थोड़ा बहुत ओवा का मूवमेंट कराना है तो सीलिया होना ज़रूरी है। इसके अलावा लार्जर ब्रोंक्यूल में भी सीलिया होगा तो क्या क्या करेंगे, ये म्यूकस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो हमने पढ़ लिया सिंपल क्यूबॉइडल, सॉरी सिंपल एपिथेलियम को हमने स्क्वैमस में, क्यूबॉइडल में और कॉलमनर में डिवाइड किया। स्क्वैमस पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया क्यूबॉइडल पढ़ लिया और कॉलमनर पढ़ लिया। क्यूबॉइडल में हमने ब्रश बॉर्डर पढ़ लिया, सीलिएटेड पढ़ लिया, सिंपल पढ़ लिया। सेम चीज़ें हम लोगों ने कॉलमनर के साथ भी पढ़ा, सिंपल, माइक्रोबिलाई यानी ब्रश बॉर्डर और सीलिएटेड। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं ग्लैंड की। ग्लैंड से पहले हम बात करेंगे कि होता क्या है। जो कॉलमनर सेल हैं या फिर क्यूबॉइडल सेल हैं, वो क्या हो जाती हैं, स्पेशलाइज हो जाती हैं किसके लिए, सिक्रीशन के लिए। तो सम कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल, तो ग्लैंडुलर सेल किसको बोलेंगे, जो कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल सेल क्या किसमें मॉडिफाई हो गई हैं, कुछ सिक्रीट करने के लिए मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है, तो सिक्रीट करने के लिए मॉडिफाई हो गई। सॉरी, इसको मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे और ऊपर ही लिखना चाहिए था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, इसको मिटाते हैं क्योंकि अभी नीचे और पढ़ाना है ना। जस्ट वेट, यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को। तो कुछ कॉलमनर, सम कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। सिक्रीशन के लिए क्या हो जाती हैं, स्पेशलाइज हो जाती है, इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल। ठीक है, ग्लैंडुलर सेल में भी ये दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिसेलर और दूसरे हो सकते हैं मल्टीसेलर। ठीक है, यूनिसेलर में आपके आ जाएंगे, गॉबलेट सेल। ये मान लीजिए गॉबलेट सेल इसी में मॉडिफाई हो गया है, तो गॉबलेट सेल इसी में मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, ये है आपके गॉबलेट सेल, ये आपके गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या है, ये यूनिसेलुलर सेल हैं जो सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई हो गए हैं, और ये सिक्रीट क्या करेंगे, म्यूसिन सिक्रीट करेंगे। सिक्रीट म्यूसिन, जो बाद में वाटर के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, म्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर मल्टी सेलर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सेल किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, सिक्रीशन के लिए। ठीक है, सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड किससे बना है, मल्टी सेलर सेल हैं जो मॉडिफाई हो गए सिक्रीशन के लिए। अब ये सिक्रेट क्या सिक्रेट करेंगे, ये सलाइवा सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लैंडुलर
मॉडिफिकेशन कैसे होता है इसके बारे में। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग, पोरिंग मतलब बहना, बहना हिंदी में, बहना नहीं बहना बहना, छोड़ो इसको हिंदी मिटाई देते हैं। पोरिंग मतलब बहना, कोई चीज़ जो सिक्रीट हो रही है, बह रही है, निकल रही है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक ट्यूब होता है, ये आपका डक्ट, DECT डक्ट या फिर ट्यूब होगा, जिससे जो भी यहाँ पे सिक्रीशन है ये इसकी मदद से कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये जो ग्रीन ग्रीन है इसमें जो कुछ बनेगा इस डक्ट की मदद से कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाते हैं, ये आपका सरफेस। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है, डक्ट होता है, इसके पास होते हैं डक्ट, हैव डक्ट, ठीक है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं, डक्टलेस, ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होते हैं, मान लो ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं, ये आप सॉरी ये रेड कलर से बना देते हैं, ये आपका ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ से जो कुछ बनेगा, यहाँ से जो भी चीज़ बनेगा यहाँ पे, ये लोड कर दिया जाएगा ब्लड में, और ये फिर ब्लड से कहाँ चला जाएगा, अपने जहाँ जिस ऑर्गन के पास जाना है, जिस टिश्यू के पास जाना है, वहाँ पे ये पहुँच जाएगा। तो इसके सिक्रीशन को बोलते हैं हम हार्मोन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स बोलते हैं। और इसके सिक्रीशन को बोलते हैं, म्यूकस हो सकता है, म्यूकस, ऑयल हो सकता है, ईयर वैक्स हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हार्मोन कहाँ चला जाता है, अपने लोकेशन पे चला जाएगा जहाँ इसको जाना है, जहाँ पे इसका काम है। तो ये है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी किसके मॉडिफिकेशन है, बेसिकली इपिथीलियम के ही हैं, जो सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई हो गए हैं। अब आते हैं कंपाउंड इपिथीलियम पे। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इपिथीलियम में क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स होंगी, बहुत सारे लेयर्स होंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक लेयर हो सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लेयर हो सकते हैं। हैज़ मोर देन 2 लेयर, 2 से अधिक लेयर हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे दिखेंगे आपको, लोकेशन कहाँ पे है इनका, तो लोकेशन इनका, एक तो कवरिंग करेंगे, कवरिंग ऑफ ड्राई स्किन, ड्राई स्किन को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी में भी आपको दिख जाएंगे। ये बक्कल कैविटी मतलब ये माउथ के अंदर की जो कैविटी है। और कहाँ दिख जाएंगे, मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ फायरिंग्स पे भी ये दिख जाते हैं, फायरिंग्स में भी दिख जाएंगे। और कहाँ दिखेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो इनर लाइनिंग है सलाइवरी ग्लैंड की, वहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं,
इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये इसके लोकेशन है कंपाउंड इपीथीलियम के। 5 लोकेशन है जिसको याद रखना है। पहला तो ये ड्राई स्किन को कवर करेंगे, दूसरा है मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ये जो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी है उसके अंदर रिप्रेजेंट होंगे। फेरिंग्स की जो लाइनिंग है वहां पे, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये है कंपाउंड इपीथीलियम की कहानी। ठीक है, कहानी का थोड़ा सा और हिस्सा एक बच गया है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो कंपाउंड इपीथीलियम चीजें समझ में आ गई हैं? बिल्कुल आ गई हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेल जंक्शन की। वो प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल्स सेल। कहने का मतलब ये है कि जो सेल जंक्शन होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक एक तरीके से करते हैं सेल्स को। अभी आप इसको इमेज में देखो तो अभी आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे 2 सेल हैं, ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। ये आपका सेल 1 है और ये है सेल 2। तो इनके बीच क्या है, ये लिंक है, ये लिंक है। ये स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल कब हो जाएगा, मान लीजिए आपका यहाँ पे गैप जंक्शन है, अभी हम लोग बात करेंगे, तो गैप जंक्शन से चीजें ट्रांसफर होकर एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगी। तो एक तरीके का ये है फंक्शनल लिंकिंग। तो सेल जंक्शन 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा है आपका एडहेरिंग जंक्शन, एंड तीसरा है गैप जंक्शन। ठीक है, ओके। तो टाइट जंक्शन में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं हो पाता है। तो हेल्प इन स्टॉप सब्सटेंस को रोक दिया जाता है, किससे, फ्रॉम द लीकिंग, लीक होने से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये है इसका मेन फंक्शन। इसके अलावा एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, ये नेबर सेल को क्या करता है, चिपका के रखता है। देखो सीमेंट का, जैसे आप जानते हो सीमेंट का यूज क्या होता है, जनरली जो घर बनाया जाता है ना, वहां पे ईट को क्या करते हैं, चिपकाते हैं, 2 ईट को चिपकाने का काम करते हैं। इसी सेम तरीके से यहाँ भी सेल्स को क्या किया जाता है, चिपका के रखा जाता है, यानी जोड़ के रखा जाता है। तो हेल्प इन एडहेयर द नेबरिंग सेल। ठीक है, जो नेबर सेल है उनको चिपका के रखा जाता है, एडहेयर करके जोड़ के रखा जाता है इसकी मदद से। और गैप जंक्शन क्या करते हैं, फैसिलिटेट बिटवीन सेल टू सेल। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं सेल टू सेल, या फिर सिंपली कह सकते हैं कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट बिटवीन सेल्स के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये है टाइट जंक्शन, जहां पे लीकिंग को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, सेल को चिपका के रखा जाता है, जो भी नेबर सेल्स हैं, नेबर सेल को क्या किया जाता है, चिपका के रखा जाता है। और गैप जंक्शन में क्या होता है, चीजें ट्रांसफर होकर एक सेल से दूसरे सेल में जाती हैं। तो गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ आयंस
ट्रांसफरिंग ऑफ आयंस, मतलब आयंस का यहाँ पे रैपिड मूवमेंट होता है एक सेल से दूसरे सेल में। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल भी जाते हैं इसके इससे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और बिग, समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स एज वेल, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पे चले जाते हैं। तो आप एक बार फिगर में फिर से देख लो, ये है आपका टाइट जंक्शन, ये है आपका ये है आपका एडहेरिंग, यानी इस सेल को जोड़ के रखते हैं नेबर सेल को, और ये है आपका गैप जंक्शन, जहां से क्या होगा, आयंस मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चले जाएंगे। तो ये हो गया सेल जंक्शन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का। देखो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, कनेक्टिव इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चीजों को कनेक्ट किया जाएगा। तो इसका काम है, काम से पहले इसके एक पॉइंट और लिखते हैं कि ये मोस्ट एबंडेंट सेल है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, क्वेश्चन आ जाएगा कि मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा है, ऑप्शन में एपिथेलियल आ जाएगा, ठीक है, कनेक्टिव आ जाएगा, मस्कुलर आ जाएगा, नर्वस टिश्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या है, लिंकिंग करना, इसका जो फंक्शन है वो लिंक करना, जोड़ना, लिंकिंग एंड सपोर्ट करना। तो दो काम है इसका, लिंक करना है, सपोर्ट करना। कैसे लिंक करता है, कैसे सपोर्ट करता है, अभी हम लोग इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में जो इसका रेंज है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो रेंजिंग फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू से, सॉफ्ट टिश्यू से लेके, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो जो इनका रेंज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तक होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, आपका ब्लड आ जाएगा, ठीक है, आपका बोन आ जाएंगे, आपके कार्टिलेज आ जाएंगे, तीन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो ये है, तो ये रेंज है इसका कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अलावा और इसका बात करें तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनमें तीन कंपोजिशन, इसे इसका तीन कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन की अगर बात करें इसके, तो इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला है ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस जिनको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके अलावा फाइबर्स हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, और तीसरा है सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू बनता है इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और फाइबर्स होते हैं, और तीसरा क्या हो जाएगा, सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम लोग इसका कंपोजिशन को डिटेल में करेंगे और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके कंपोजिशन की इन डिटेल। तो कंपोजिशन में तीन चीजें हैं। पहला है ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, और तीसरा क्या है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स। तो अगर बात करें ग्राउंड सब्सटेंस की तो ये होते हैं सेमी फ्लूइड स्टेट में होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सेमी फ्लूइड स्टेट में। और बात करें तो ये होते हैं मॉडिफाइड, मॉडिफाइड पॉली सैकराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकराइड होते हैं, ये होते हैं पॉलीसैकराइड्स।
तो ग्राउंड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड स्टेट में होंगे और होंगे ये मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड होते हैं बेसिकली। प्रोटीन फाइबर्स की बात करें तो दो तरह के फाइबर्स हो सकते हैं, एक है कोलेजन और दूसरा है इलास्टिन। ठीक है, अगर कोलेजन की बात करें तो ये होता है, ये प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, बंडल में रहता है। ठीक है, बंडल में पाए जाते हैं। दैट मीन्स अगर ये फाइबर है तो ऐसे बंडल में पाए जाएंगे, अकेला नहीं पाया जाएगा, बंडल में पाए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं देखी जाती इनके अंदर। अभी हम लोग इमेज देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। इलास्टिन फाइबर्स की बात करें तो ये प्रोवाइड कराते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये होते हैं सिंगल, सिंगल प्रेजेंट होंगे और ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। कोलेजन का मेन काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना टिश्यू को, और इलास्टिन का मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी लाना। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन फाइबर के बारे में। सेल्स, तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एक है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट पहला है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और इनका काम है फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। तो ये है आपका फाइबर। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, सिक्रीट फाइबर्स। ठीक है, तो ये फाइबर सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट फाइबर्स। दूसरे सेल हो जाएंगे आपके मास्ट सेल। मास्ट सेल, मास्ट सेल क्या सिक्रीट करते हैं, ये तीन चीजें सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट पहला है, पहला है आपका हिस्टामीन, हिस्टामीन सिक्रीट करेंगे। दूसरा है सेरोटोनिन एंड तीसरा है हिपैरिन। तो ये तीन चीजें सिक्रीट करते हैं, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। तो हिस्टामीन क्या करता है, ये बैसोडाइलेटर होता है, बैसोडाइलेटर। बैसोडाइलेटर का क्या मतलब है, बैसोडाइलेटर, और ये होते हैं बैसो कंस्ट्रिक्टर, बैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, और ये होते हैं एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट। ठीक है, तो अब बैसोडाइलेटर एंड बैसो कंस्ट्रिक्टर का क्या मतलब है। लेट सपोज ये है आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना, मतलब इसको और चौड़ा कर देना, ये है बैसोडाइलेटर। तो हिस्टामीन क्या करेंगे, बैसोडाइलेटर का काम करेंगे, यानी जो ब्लड वेसल्स उसको डायलेट कर देंगे और वाइड यानी चौड़ा कर देंगे, अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, जबकि सेरोटोनिन इसके उल्टा काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, फिर से इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपोजिट। तो सेरोटोनिन क्या करते हैं, हिस्टामिन के अपोजिट इनका फंक्शन है। हिपैरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट, मतलब कोगुलेंट के उल्टा। कोगुलेंट मतलब वही ब्लड का कोगुलेंट जो होता है ना, इस पे उल्टा ये काम करते हैं हिपैरिन, मतलब कोगुलेशन नहीं होने देंगे, एक्युमुलेशन नहीं होने देंगे। तो ये है। इसके अलावा एक सेल और प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ये क्या, एक काम करते हैं फैगोसिटिक, फैगोसिटिक, ये होते हैं फैगोसिटिक एंड स्कैवेंजर्स होते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स होते हैं। तो फैगोसिटिक का क्या मतलब है, फैगोसिटिक का मतलब ये है जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये मतलब होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक का। ठीक है, स्कैवेंजर का क्या मतलब है, स्कैवेंजर का ये मतलब है अगर कोई भी अननेसेसरी चीजें बॉडी के अंदर पड़ी है, डेड मटेरियल पड़ा है, तो उसको क्या करना, उसको एक तरीके से इनगल्फ करके उसको हटा देना। तो ये है
माइक्रोफेज का काम। तो ये होते हैं फैगोसिटिक एंड स्कैवेंजर माइक्रोफेजेस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें हैं इसके कंपोजिशन में, ग्राउंड सब्सटेंस है, प्रोटीन फाइबर है और सेल्स है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। होता क्या है इसका मतलब, जो एडुकेटर हैं वो ऐसे भी इसको समझाते हैं कि आप मान के चलिए आप सेवई बना रहे हैं, सेवई या सेवैया जो भी आप बोलो, तो सेवई बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या डालेंगे आप, दूध डालेंगे, ठीक है, तो मिल्क डालेंगे और क्या डालेंगे, सेवई डालेंगे, यानी ये जो फाइबर है ना, ये एक्ट एज ए सेवई, सेवई की तरह आप समझ लीजिए। और जो ये आपके सेल्स हैं वो ड्राई फ्रूट की तरह एक्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट्स की तरह। ये हैं आपके मिल्क जो ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आपके यहाँ सेवई बन रही है, उसमें आपने दूध डाला, वो है ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर जो यानी सेवई आप डाल रहे हो उसको फाइबर की तरह आप मान लीजिए, और सेल्स क्या है, ड्राई फ्रूट हैं जो आप डालते हो, बादाम काजू जो भी डालते हो आप अकॉर्डिंग टू योर मतलब चॉइस, अपने हिसाब से जो भी डालते हो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं इसके टाइप पे। तो कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का हो सकता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो दो तरह का हो सकता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तीन तरह का एक्चुअली, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब लूज में भी दो तरह के हो जाएंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस में दो तरह के हो जाएंगे, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और हो जाएंगे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज में तीन तरह के होते हैं, पहला है कार्टिलेज, कार्टिलेजेस, दूसरा आपका हो जाएगा बोन्स एंड तीसरा हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो ये तीन तरह के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगर बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ लूज होगा ये ना। तो इसके अंदर जो सेल एंड फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। सो फाइबर्स, फाइबर्स एंड cells are loosely arranged in loose connective tissue, loose connective tissue। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर है और सेल्स हैं लूजली कनेक्टेड हैं, लूजली अरेंज हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर लूजली अरेंज्ड हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल्स एंड फाइबर, तभी तो लूजली अरेंज हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज आपको समझ में आ गया है कि लूज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लूजली अरेंज्ड है। लूजली अरेंज है क्या, फाइबर एंड सेल्स। आप ऐसे यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, आप मान लो यहाँ पे फाइबर बहुत कम है, फाइबर बहुत कम है, सेल्स भी बहुत कम है, और ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा लूज दिखेंगे। तो ये तरीका है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब आ जाओ एरियोलर, एरियोलर ऑन एडिपोज पे।
तो दो तरह के लूज होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज। बात करें एरियोलर की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बेनेथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एरियोलर के भी नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट बेनेथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एरियोलर की अगर बात करें, ठीक है, तो इसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन में क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका मास्ट सेल होगा, और क्या होगा, और आपके हो जाएंगे सेल्स। तो ये है। वहीं एडिपोज की बात करें, तो जो भी एक्सेस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में, और यहीं पे स्टोर कर लिए जाते हैं एडिपोज, एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो एक्सेस न्यूट्रिएंट get stored in the एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू का देखो होता क्या है, जितने भी एक्सेस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर बच जाते हैं, उनको एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली स्टोर करते हैं फैट, तो ये स्टोर करते हैं क्या, फैट, स्टोर फैट्स। तो ये फैट को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा ये जो है एरियोलर टिश्यू, ये सर्व करते हैं, सर्व एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर इपीथीलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो इपीथीलियल टिश्यू को एक तरीके से फ्रेम प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। कैसे प्रोवाइड कराते हैं, अभी हम लोग जब फिगर देखेंगे ना, तो वहां पे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये है आपका एरियोलर टिश्यू का फिगर है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये है माइक्रोफेजेस, ये हैं आपके माइक्रोफेजेस। यही माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, फैगोसिटिक का काम करते हैं, यानी जितने भी फॉरेन मटेरियल आता है अननेसेसरी, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए फाइब्रोब्लास्ट, ये है आपका फाइब्रोब्लास्ट। एंड फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर्स को सिक्रीट करता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका ये जो बंडल्स हैं, ये कोलेजन के बंडल हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कोलेजन किसमें, बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर देख लो। इसके अलावा आपको ये जो आपका ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का, ये है आपका इलास्टिन फाइबर, जो कि सिंगल है लेकिन ब्रांच्ड है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराना। तो ये हो जाएगा कहानी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे और क्या देख सकते हो, मास्ट सेल यहाँ पे दिया गया है, ये है मास्ट सेल, जो क्या सिक्रेट करेगा, हिस्टामिन सिक्रेट करेगा, और क्या सिक्रेट करेगा, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, तीन चीजें सिक्रेट करता है। तो ये हो गया फिगर किसका, एरियोलर टिश्यू का। और बगल में आप देख सकते हो एडिपोज का। तो यहाँ पे फैट स्टोर किया गया है, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे फैट स्टोर किया गया है। जो भी एक्सेस फैट है ना, सॉरी एक्सेस न्यूट्रिशन है, उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया गया है। और ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो जाएगा एडिपोज, और ये हो जाएगा एरियोलर टिश्यू। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है एरियोलर टिश्यू और दूसरा है एडिपोज टिश्यू। अब बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, अब बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस
कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स है ना, सेल्स एंड फाइबर, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। तो सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। क्या मतलब है इसका, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये आपका टिश्यू है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइबर्स होंगे, बहुत ज्यादा सेल्स होंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड सब्सटेंस। तो एज कंपेयर टू ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, एज कंपेयर टू ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज्यादा क्या होंगे, यहाँ पे फाइबर्स एंड सेल्स होंगे, और एक कॉम्पैक्ट दिखेंगे, इनमें स्पेस बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में जो ये हैं, जो फाइबर्स हैं वो थोड़ा पैरेलली अरेंज होते हैं। तो फाइबर्स जो हैं आर अरेंज्ड इन पैरेलल फैशन, पैरेलल फैशन में अरेंज होंगे बिटवीन द फाइबर्स। जो ये फाइबर्स हैं उनके बीच में जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल वे में अरेंज होंगे, प्रॉपर वे में अरेंज होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा क्या है, पैरेलल है, और एक रेगुलर वे में ये अरेंज है, और इसमें कुछ नहीं समझना है ज़्यादा। ठीक है, तो ये रेगुलर अरेंज है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये डेंस भी दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल डेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स खूब सारे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ये होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर की बात करें तो ये क्या होते हैं, फाइबर्स एंड सेल्स अरेंज्ड डिफरेंटली। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं आपको दिखेगा, डिफरेंटली, ठीक है, तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट ठीक से नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में क्या है, फैला हुआ है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ये हो गया आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स पे आ जाएं, तो जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, इसमें आ जाते हैं आपके टेंडन आ जाते हैं, और लिगामेंट आ जाते हैं, लिगामेंट। अब टेंडन क्या करते हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, मसल्स टू बोन कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं टेंडन, और लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट बोन टू बोन। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी आता है, बबली, लोग इससे भी याद करते हैं, बबली। ठीक है, तो बी से बोन, एल आई से लिगामेंट, तो बबली से आप याद रख सकते हो। बोन टू बोन लिगामेंट कनेक्ट करता है, बाकी मसल्स टू बोन टेंडन कनेक्ट करता है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें इरेगुलर की, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन स्किन, तो ये स्किन में ही प्रेजेंट होते हैं। अभी फिगर आगे लगा है तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने क्या देख लिया, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर में हमको पैटर्न दिखेगा, इरेगुलर में हमको पैटर्न नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है आपका टेंडन, ये है आपका टेंडन, ये है आपका टेंडन, जो क्या कर रहा है, एक मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है आपका रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वहीं आपको बोन से बोन को कनेक्ट करेगा लिगामेंट, ये है आपका लिगामेंट। ठीक है, ये है आपके लिगामेंट। चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी इमेज से।
इसके अलावा आप देख लो यहाँ पे, ये है आपका ये इपिथेलियल टिश्यू है, इसके ऊपर जो है इपिथेलियल टिश्यू है ये, और ये नीचे जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं इपिथेलियल को। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे नीचे क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन में ही प्रेजेंट है, ठीक है, किसके नीचे, एरियोलर के नीचे। अभी हम लोगों ने लिखा ना एग्जाम्पल्स में यहाँ पे प्रेजेंट इन स्किन, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एरियोलर के नीचे। और एडिपोज भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन में ही प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप देख सकते हो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के होते हैं। पहला है कार्टिलेज। कार्टिलेज देखो, कार्टिलेज के अगर इंटरसेलुलर सब्सटेंस की बात करें, इंटरसेलुलर सब्सटेंस की बात करें, ठीक है, तो इनका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो होता है आपका सॉलिड प्लाईएबल। प्लाईएबल मतलब जो हल्का फुल्का दब जाए, हल्का फुल्का कंप्रेस हो जाए, उसको बोलते हैं प्लाईएबल। तो सॉलिड होता है, प्लाईएबल होता है, रेसिस्ट कंप्रेशन, रेसिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो ये होता है जो इनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, वो सॉलिड होगा, प्लाईएबल होगा और कंप्रेशन को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा और बात करें अगर कार्टिलेज के पॉइंट की, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो जो इनके सेल हैं, सेल्स ऑफ द टिश्यू, सेल ऑफ द टिश्यू, इनके जो सेल हैं इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं इनके सेल्स को। इसके अलावा जो एक कॉन्ड्रोसाइट है ये प्रेजेंट होती हैं एक स्पेस में जिसको बोलते हैं लैकुनी। कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट इन अ स्मॉल कैविटीज जिसको हम लैकुनी बोलते हैं, लैकुनी, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट होंगी, लैकुनी में, जो कि एक स्मॉल कैविटी है। अब लैकुनी क्या होता है उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो आप समझ लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है जो हम दिखा रहे हैं डॉट डॉट से, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपका। और ये आपको कैविटी ऐसे दिख जाएंगी, ऐसे कैविटी दिख जाएंगी। इन कैविटी के अंदर, इन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ये सेल प्रेजेंट होंगे कॉन्ड्रोसाइट, ये सेल प्रेजेंट होंगे कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो ये कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं लैकुनी में, यानी स्मॉल कैविटीज में। और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कॉन्ड्रोसाइट से ही रिलीज होते हैं मैट्रिक्स। तो ये हो गया कुछ पॉइंट अबाउट कार्टिलेज। और आगे बात करें तो वर्टिब्रेट, देखो होता क्या है, जो वर्टिब्रेट हैं उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, लेकिन वो एडल्ट में आके रिप्लेस हो जाता है बोन से। तो ये भी पॉइंट इसमें लिखा गया है, हालांकि हम लोग इस पॉइंट को एनिमल किंगडम में ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो लिख लो, कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड बाय बोन, रिप्लेस बाय बोन, सॉरी इसको थोड़ा और बेहतर लिखते हैं, ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट इन embryonic period of vertebrate replaced by bones
इन एडल्ट, जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो ये रिप्लेस हो जाता है बोन से, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिखा गया, हालांकि इसको हम एनिमल्स किंगडम में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स अबाउट कार्टिलेज। आगे बढ़ जाएं और बात करें इसके लोकेशन की। तो इसका लोकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके, ठीक है। तो लोकेशन की बात करें कहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, तो पहले तो आपके नाक पे, ये जो नाक है टिप ऑफ नोज, टिप्स ऑफ नोज यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आप नाक से यहाँ पे कान पे चले जाओ तो ईयर में, एक्सटर्नल ईयर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, ये जो आपका कान है ये कार्टिलेज का बना है। इसके अलावा जो आपके वर्टिब्री होते हैं, ठीक है, वर्टिब्री होते हैं उसके बीच में, तो बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लिम्स में मिल जाएंगे, ठीक है, हैंड्स में मिल जाएंगे। तो ये सब जगह पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आप रिप्स है ना, पसलियां हैं, वहां पे भी कार्टिलेज होता है, बहुत जगह पे होता है। तो ये एनसीईआरटी में कुछ जगह पे मेंशन किया गया है, उसको आप जरूर से ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका इमेज भी आप एक बार देख लो ताकि और क्लियर हो जाए। तो ये है आपका, ये नोज हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा, ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम की ये बीच में प्रेजेंट है आपका कार्टिलेज, ये बीच में। इसके अलावा हैंड में ये यहाँ पे प्रेजेंट है कार्टिलेज, ये आपका नीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, और ये आपका बीच बीच में ये हड्डियों के बीच बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। तो ये हो गया आपके कार्टिलेज कंप्लीट। अब बात करते हैं बोन्स की, ठीक है, बोन्स की, बोन्स। तो अगर बोन्स के इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की बात करें यानी सब्सटेंस की बात करें, तो जो इसका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, वो हार्ड होता है, हार्ड होता है, नॉन पेलिएबल होता है। पेलिएबल मतलब जो दबता नहीं है, नॉन पेलिएबल मतलब जो दबेगा नहीं, पेलिएबल मतलब जो हल्का सा दब जाए। कार्टिलेज थोड़ा सा दब रहा था लेकिन ये दबेगा नहीं, ये और हार्ड होता है। इसके अलावा रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो कैल्शियम सॉल्ट होता है एंड कोलेजन फाइबर्स, तो कोलेजन फाइबर्स भर भर के इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये मिल के प्रोवाइड करा देते हैं, क्या ये सब मिल के प्रोवाइड करा देंगे स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देते हैं बोन्स को। इसके अलावा बोन्स का क्या काम है, बोन्स का काम है एक स्ट्रक्चरल ढांचा प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना बॉडी को। तो प्रोवाइड करा देते हैं ये, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर बॉडी। क्योंकि अगर देखिए अगर फ्रेमवर्क नहीं होगा बॉडी के पास तो बॉडी पे आप बाकी टिश्यू कैसे अरेंज होंगे, बॉडी का एक शेप नहीं डिसाइड हो पाएगा। तो इसीलिए जो बोन है वही बॉडी का शेप मेनली डिसाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये इस पे वेट बेरर का काम भी करते हैं ये बोन्स, वेट बेरर होते हैं। वेट बेरर मतलब वेट को सहते हैं, तो इन्हीं इन्हीं के ऊपर पूरी बॉडी का वेट होता है, आप ऐसे मान के समझ सकते हो। बोट बेरर होते हैं, वेट बेरर होते हैं, बोट नहीं वेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा और क्या हो जाएगा, इसके अलावा हाँ ये भी, इनके जो सेल है उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ब्लड नहीं बोन, सॉरी, बोन सेल को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोसाइट भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लैकुनी में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने कार्टिलेज में पढ़ा। बस डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे एक लैकुनी में केवल और केवल एक सेल प्रेजेंट होगा,
यहाँ पे एक लेकुनी में केवल और केवल एक सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होगा, वहाँ पे दो दो था, ठीक है, मोर देन वन था, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही प्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा बोन्स। ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, ये बियरर, वेट बियरर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बियरर, BARER, ठीक है, थोड़ा देख लेना भाई इसको। तो वेट बियरर होते हैं, यानी वेट को एक तरीके से ये पूरा इनकी मतलब बॉडी का जो वेट है इन्हीं बोन्स पे ही होता है। इसके अलावा ये मसल्स के साथ मिलके मूवमेंट लाते हैं, पूरी बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं। तो हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करते हैं विथ मसल्स, मसल्स के साथ मिलके पूरी बॉडी का मूवमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कुछ पॉइंट अबाउट बोन्स। एक पॉइंट और छूट रहा है, उसको भी कवर कर लेते हैं। सपोज ये आपका बोन है एक, ये है आपका बोन, ठीक है, ये आपका बोन है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है, ये जो अपर वाला पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं ईपीफाइसिस, इसको बोलते हैं ईपीफाइसिस। और ये है आपका डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। तो ईपीफाइसिस के अंदर होता है बोन मैरो, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, बोन मैरो। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, बोन मैरो, बोन मैरो प्रेजेंट होगा। और बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अंदर, सॉरी, बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका है एक बोन है, ये आपका बोन है, ये आपका बोन है, लॉन्ग बोन मान लीजिए है, लॉन्ग बोन है। इसके अंदर इपीफाइसिस पोर्शन में क्या होता है, बोन मैरो होता है, वहीं पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और डिटेल में जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया बोन्स कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड का मेन काम क्या है, सबस्टेंस को पहुंचाना, सबस्टेंस को पहुंचाना कहाँ तक, सेल्स तक, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कंपोजिशन है उसमें क्या आपको प्रेजेंट मिल जाएगा, प्लाज्मा मिल जाएगा, है ना, आरबीसीज मिल जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज मिल जाएंगे, प्लेट्स मिल जाएंगे, ये सब ब्लड के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ प्रोटीन भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका काम क्या है, सर्कुलेटिंग, ये सर्कुलेशन में क्या करते हैं, एक तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन्वॉल्वमेंट इन ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। बाकी डिटेल में एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, एक कंप्लीट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो उसको करते हैं उस टाइम पे, जब वो करेंगे तो डिटेल में इसको कर लेंगे। तो अभी आपको बस इतना ही जानना है ब्लड के बारे में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो तरीके का पढ़ा, लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज में हमने दो पढ़ लिया, एरियोलर और एडिपोज। डेंस में हमने रेगुलर पढ़ लिया, इरेगुलर पढ़ लिया और स्पेशलाइज्ड पढ़ लिया। सॉरी, स्पेशलाइज्ड तो अलग था, ठीक है। तो ये है रेगुलर एंड इरेगुलर पढ़ा, स्पेशलाइज में हमने कार्टिलेज पढ़ लिया, बोन पढ़ लिया एंड ब्लड पढ़ लिया। तो ये हो गया कंप्लीट आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स, मस्कुलर टिश्यू पे। ये है आपके मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे इमेज लग गया है, आप देख लो थोड़ा सा। तो ये टेंडन है जो कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से, ठीक है। तो अब जब इसको आप कट करोगे, जब कोई मसल्स को आप काटोगे तो मसल्स में आपको बंडल्स मिलेंगे, ये है आपके बंडल, इसको बोलते हैं मसल्स बंडल,
इनको बोलते हैं मसल्स बंडल। तो ये आपको मसल्स बंडल दिख जाएंगे, और मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर दिख जाएंगे आपको। तो ये है आपके मसल्स बंडल। मसल्स बंडल के अंदर आपको फाइबर दिख जाएगा। तो सपोज ये है बंडल, तो इसके अंदर बहुत सारे मसल्स फाइबर होंगे, मसल्स फाइबर। तो ये आपको अगर हम कुछ ऐसे निकाल के दिखाएं तो ये ऐसे दिखेगा मसल्स फाइबर। इसको मसल सेल बोल दो या फिर मसल्स फाइबर, मसल सेल और मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर। ठीक है। तो इनका शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और ये लॉन्ग होते हैं, लंबे दिखते हैं। तो ये है। इसके अलावा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कुछ फाइन मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप मान लीजिए आपका है सेल है, थोड़ा बड़ा करके बनाया गया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल, इसके अंदर प्रेजेंट है मायोफाइब्रिल। तो ये है आपके मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल क्या है, फाइन फाइब्रिल ही हैं, जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जो आप देख लो थोड़ा सा, जो ईपीमाइसियम है, ईपीमाइसियम, ये जो कवरिंग है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू का ही कवरिंग है। ये जो कवरिंग है ये कनेक्टिव टिश्यू का ही कवरिंग है। ईपीमाइसियम इसको बोल देंगे, आउटर जो कवर है। और जो बंडल को कवर करेगा उसको हम पेरीमाइसियम बोल देते हैं, जो बंडल को कवर करेगा। मान लीजिए ये बंडल है, इसको जो कवर कर रहा है उसको पेरीमाइसियम। और जो ये मसल्स को कवर कर रहा है, मसल्स को, उसको बोलते हैं हम एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ये सब कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ही बने होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, मसल्स बंडल को कवर कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। चलिए, ये इमेज थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पे मैं लगाया था, खैर कोई नहीं। ठीक है, मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप इसको यहाँ पे सेल देखोगे, ये सॉरी, अभी ये 3 तरीके के होते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ये होते हैं 3 तरीके के। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है। फिर आते हैं स्मूथ मसल्स, और तीसरा आ जाएगा आपका कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो इसका जो इमेज है, ये कुछ लंबे लंबे सिलेंड्रिकल होंगे। ठीक है, सही से नहीं बन पा रहा है। ये आते हैं सिलेंड्रिकल और लॉन्ग लॉन्ग होंगे, और बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होंगी धारियाँ, जिसको हम स्ट्रेटेड बोलते हैं, ऐसे धारियाँ प्रेजेंट होंगी। ये हो जाएगा, धारियाँ ऐसे प्रेजेंट होंगी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड। क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड। तो ये हो गया स्केलेटल मसल्स। अगर बात करें स्मूथ मसल्स की, तो ये ऐसे होते हैं, फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं इसको, फ्यूजी फॉर्म। यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब एक सेल के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस देखा जाता है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स में, जबकि यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड देखा जाता है। तो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, यहाँ पे टैपर होते हैं एट द एंड। तो टैपर होते हैं एट द एंड, एंड पे क्या होंगे, टैपर होंगे, और मिडिल में क्या होंगे, थोड़ा वाइड होंगे। इसी को बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है। और अगर कार्डियक मसल्स की बात करें, तो ये होते हैं ब्रांच्ड, थोड़ा ब्रांचिंग इसमें आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको ब्रांचिंग दिख जाएगी, ब्रांचिंग। और यहाँ पे भी आपको स्ट्राइटेड दिखेंगे, स्ट्राइटेड ऐसे धारियाँ दिखेंगी, धारियाँ। ये भी टिपिकली यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यहाँ पे भी यूनी न्यूक्लिएटेड ही देखने को मिलेंगे आपको, टिपिकली यूनी न्यूक्लिएटेड, टिपिकली यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है।
यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये हो गया इसका फिगर जो कि मैं यहाँ पे लगाया था, हालांकि पता नहीं कैसे हट गया है, खैर कोई नहीं, आप एनसीईआरटी में एक बार इसको देख लीजिएगा इमेज को, तो और क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ लिया जाए, कंपेरिजन कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें अगर शेप की, तो शेप की अगर केवल बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, इमेज में देख लिया, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। स्मूथ मसल्स फ्यूजिफॉर्म होते हैं, टैपर एट बोथ एंड, दोनों एंड पे क्या होंगे, टैपर होंगे, पतले हो जाएंगे आके। और कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच भी हो जाएंगे और सिलेंड्रिकल भी हो जाएंगे। तो ये है। स्ट्राइएशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड मतलब वही धारियां जो, फिर से मैं इसको बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मान लीजिए सेल है, तो इस पे धारियां ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ऐसे 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 धारियां होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड में कौन आ जाएगा आपका, स्केलेटल मसल्स आ जाएंगी। और बात करें ये स्मूथ मसल्स की, तो ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, इसमें धारियां नहीं दिखती हैं। और कार्डियक कार्डियक मसल्स में ये भी स्ट्राइटेड होते हैं। न्यूक्लिएशन की बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये भी टिपिकली यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने इमेज में भी देख लिया है, ठीक है। जंक्शन की बात करें तो क्लोज इन कनेक्टिव टिश्यू बंडल, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये कनेक्टिव टिश्यू के बंडल में क्या करते हैं, एक तरीके से अरेंज होते हैं। अभी बताया ना कि ये है आपका बंडल जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मसल्स फाइबर हैं, तो ये कहने का मतलब है। और स्मूथ मसल्स होल्ड होते हैं सेल जंक्शन की वजह से, सेल जंक्शन होल्ड्स फाइबर्स टुगेदर। यहाँ पे कम्युनिकेशन जंक्शन होता है जिसको हम इंटरकलेक्टिंग डिस्क भी बोलते हैं। अब होता क्या है, इस पॉइंट को आप थोड़ा समझ लो। कार्डियक मसल्स में जब सिग्नल आता है तो एज ए यूनिट ये काम करते हैं। एज ए यूनिट कहने का मतलब है, जब सिग्नल एक सेल के पास पहुंचेगा, वो सेल नेबर सेल को, ठीक है, नेबर सेल को, और वो अपने नेबर सेल को फटाफट ये क्या करेंगे, फैला देंगे, और एज ए यूनिट पूरा सेल काम करता है वहां पे। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये बोन अटैच टू बोन से कनेक्ट होंगे और स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे और मूवमेंट में हेल्प कराएंगे। और ये स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स के वॉल में, इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर। और ये कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होंगे, ये केवल और केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स। ये वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, ये वॉलेंट्री इन एक्शन कौन, स्केलेटल मसल्स, मतलब इस पे आपका कंट्रोल है, आप चाहो तो मूवमेंट दिखाओ वरना ना दिखाओ, ठीक है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। वहीं स्मूथ मसल्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप डाइजेशन चल रहा है बॉडी के अंदर, तो आप थोड़ी ना कंट्रोल कर पाओगे कि हाँ डाइजेशन रुक जा, डाइजेशन स्टार्ट हो जा, ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपने आप वो चलता रहता है। और ये भी कार्डियक मसल्स भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ऑटोमेटिक ही अपना चलते रहते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये मूवमेंट में हेल्प कर देंगे, ये क्या करेंगे, सबस्टेंस का मूवमेंट करवा देंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टमक है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड आगे बढ़ गया, तो ऐसे कुछ। और ये ब्लड को पंप कराएंगे, जब हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़िए तो कंपेयर करके पढ़िए, नहीं तो थोड़ा सा ये आप उलझ सकते हैं। तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें, आपको फटाफट याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं न्यूरल टिश्यू पे। तो न्यूरल टिश्यू क्या होता है भाई, वैसे एक चैप्टर है इसका कंप्लीट, फिर भी थोड़ा सा दिया गया है तो थोड़ा सा इसमें होता क्या है, चीज़ें स्टिमुलस पे काम, स्टिमुलस के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जाते हैं, उसके हिसाब से
एक तरीके से मैसेज जाता है बॉडी में, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके पीछे दो सेल्स इन्वॉल्व हैं, एक है न्यूरॉन्स, दूसरा है न्यूरोगिलियल सेल। तो ये न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलियल सेल क्या करते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से। न्यूरॉन्स क्या है, एक्साइटेबल सेल हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं, ठीक है। और ये न्यूरोग्लियल सेल क्या है, एक तरीके से सपोर्ट करते हैं इसको, सपोर्ट टू न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और ये न्यूरॉन से ज़्यादा होते हैं न्यूरोग्लियल सेल, तो मोर देन हाफ होते हैं ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू जितना है उससे 50% से ज़्यादा होते हैं आपके न्यूरोगिलियल सेल, ठीक है। तो सपोर्टिव, ये सपोर्टिव, इनका सपोर्टिव रोल की तरह ये एक्ट करते हैं। और ये आपके न्यूरॉन्स क्या हैं, ये मेन है, ठीक है। होता है ना, जब आप मूवीज़ देखते हो तो हीरो अलग होता है, उसके सपोर्टिव रोल में होते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये सपोर्टिव रोल वाले थोड़ा ज़्यादा होंगे और ये न्यूरॉन्स कम होगा, ये मोर देन हाफ टोटल, यानी 50% से ज़्यादा ये हो जाएंगे, मोर देन 50%, मोर देन 50%। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो यही काम है इनका, ट्रांसमिट द सिग्नल्स। बाकी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक चैप्टर है कंप्लीट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम उसको डिटेल में करेंगे। तो अभी आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बस हल्का सा आप एक ओवरव्यू बस समझ लीजिए, बस उतना एनफ है। ये एनसीईआरटी के अंदर इमेज दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये आपका है एक्सॉन, और ये ऐसे कुछ होता है, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। तो ये हैं आपके डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये हैं आपके सेल बॉडी, जो ये हैं सेल बॉडी, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये आपके न्यूक्लियस का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूरोग्लियल सेल हैं, ये सब न्यूरोग्लियल सेल हैं जो इसका एक तरीके से सपोर्ट कर रही हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने में। तो ये हो गया न्यूरल टिश्यू कंप्लीट। तो यहीं पे अपना टिश्यू वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हो नीचे, इसका ठीक है शॉर्ट वीडियो भी बन सकता है उस पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो, बिल्कुल नए ही होंगे यार, अभी मैं भी नया ही हूँ यूट्यूब पे, तो आप जुड़ सकते हो चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।